और उसमें ये है कि हम लोगों ने इसके अलावा जिन लोगों ने CTD कॉर्पोरल की जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी है। जिन लोगों ने एक्साइज इंस्पेक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें सब। उसके अलावा जो है आप किसी भी असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं PPSC में, किसी भी डिपार्टमेंट में जिसका जो सिलेबस है वो GK होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। जी काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें। ठीक है, तो उस सब के लिए जो है ये उन सब की जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए सेशन रखा गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से वैसे फर्दर डिले से अच्छा है कि हम इस पे जो है वो बात कर लेते हैं कि ये जो GK का सिलेबस होता है ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर हमने सब सब्जेक्ट्स की बेसिक जो है ना वो प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें इंग्लिश है, पाक स्टडीज़ है, हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है, उसके अलावा पाकिस्तान हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, कंप्यूटर है। ठीक है, इस तरह 10 सब्जेक्ट्स हैं। जो लोग पहले भी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि क्या सिलेबस होता है। और उसके अलावा आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं GK की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या तैयार करना है। मतलब 10 सब्जेक्ट्स हैं तो उन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर आपने हर सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है वो आप इस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं कि जब आप PPSC के पास पेपर्स उठा के देखते हैं ना, उसको पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें करने चाहिए। तो एक तो और उन टॉपिक्स को फिर आप डिटेल से पढ़ें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ठीक है, और लेकिन जब आप जो है ना जब आपको बने बनाए PDFs मिल जाते हैं या आप लोग MCQs बुक्स को रीड करते हैं तो उसका आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के पास सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, देन आप किसी वेबसाइट को टच करें या किसी MCQs बुक को पढ़ें। पास पेपर्स को भी पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि पहले आप कोई 2 महीने लगाकर अच्छी अपनी बेसिक प्रिपरेशन करें। ठीक है, डिटेल प्रिपरेशन करें, हर टॉपिक्स के अपने नोट्स बनाएं, देन आप पास पेपर्स को टच करें। क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, आपका पास पेपर्स करने का भी फ़ायदा नहीं है। इससे आप टेस्ट तो पास कर सकते हैं लेकिन आपका इंटरव्यू में आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये तो थी जनरल गाइडेंस कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। हम भी अपने सेशन में इसी तरीके से तैयारी करवाते हैं। जो कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें एक तो डिटेल प्रिपरेशन होगी और साथ जो है वो इम्तियाज़ शाहिद के पिछले 5 साल के पेपर्स का भी टेस्ट सेशन स्टार्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को हमारी एकेडमी की तरफ से। तो आज जो हम अपने क्लास में पढ़ना है वो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, वर्ल्ड मैप को डिस्कस करना है। इसमें मैं आपको ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊँगी, जस्ट बेसिक जो है ना वो हम करेंगे। ठीक है, तो आप चीज़ों को ना साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो हम लोगों ने जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप को डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, इसको मैं आपको अभी जो है मैं डिस्कस करवाती हूँ। पहले हम ना थोड़े से इसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। हमारे पास जो अर्थ है ना, हमारा प्लैनेट अर्थ, उसके ऊपर जो वाटर है ना वो 71% है। ठीक है, 71% वाटर है एंड 29% उसके ऊपर लैंड है। मतलब लैंड 29% है और वाटर जो है वो 71% है। और जो हमारे पास वाटर है ना वो मोस्टली सॉल्टी वाटर है। ठीक है, उसमें से जस्ट 1% वाटर जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर है।
और उसके अलावा जो लैंड 29% है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। बर्रे आज़म, खुश्की के बड़े बड़े कित्ते आपने पहले पढ़ा होगा। लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं लार्ज पीस ऑफ लैंड, लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अच्छा, इनकी ना अरेंजमेंट मतलब तरतीब भी ऐसे ही है कि जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास मतलब वो एशिया है, ठीक है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर अंटार्कटिका है। आपने इसको इसी तरतीब से जो है वो याद रखना है। इसके बाद हमारे पास ये तो है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, लैंड मैसेज। इसके बाद जो ओशंस है ना, ओशंस भी हमारे पास जो है टोटल 5 ओशंस हैं, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर मैं इसको ना मैप के ज़रिए आपको समझाऊंगी कि ओशंस कौन कौन से कहाँ पे हैं और कॉन्टिनेंट्स कौन से कहाँ पे हैं। तो टोटल जो है ना 5 ओशंस हैं। सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन को उर्दू में कहते हैं बहरुल काहिल, बहरुल काहिल कहते हैं पैसिफिक ओशन को, सबसे लार्जेस्ट ओशन है। और इसके अंदर जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है और डीपेस्ट ओशन है। जो मैरियाना ट्रेंच है ना, वर्ल्ड का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच ये जो है वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है, ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। उसके बाद है अटलांटिक ओशन, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। इसको उर्दू में कहते हैं बहरे ओकियानूस, बहरे ओकियानूस, ठीक है, बहरे ओकियानूस कहते हैं। फिर हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन, इसको उर्दू में कहते हैं बहरे हिंद। फिर है फोर्थ लार्जेस्ट है साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन को कहते हैं बहरे मुंजमिद, बहरे मुंजमिद। आपको उर्दू भी पता होना चाहिए, ठीक है, बहरे मुंजमिद कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन है, इसको कहते हैं बहरे मुंजमिद शुमाली, ठीक है, बहरे मुंजमिद शुमाली। तो आपने इसको इसी तरतीब से याद रखना है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। इसको ना याद करने का एक ट्रिक है पैसा। आप पैसा वर्ड से इसकी तरतीब याद कर सकते हैं, ठीक है। पैसा, पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से साउथर्न ओशन और ए से आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो पैसा से आप याद रख सकते हैं इसी अरेंजमेंट, ओशंस की अरेंजमेंट आप पैसा से याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा मैप को देख लेते हैं। जो हमारे पास वर्ल्ड मैप था, आपको मैंने कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बता दिया है और आपको मैंने ओशंस के बारे में भी बता दिया है। अच्छा, जब हमने डायरेक्शन देखनी होती है ना, तो जो हमारे पास यहाँ सबसे ऊपर होती है, मतलब इधर ऊपर होती है, वो होती है नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ, ठीक है। पहले आप डायरेक्शंस देख लें, नीचे वाला क्या होता है? साउथ, और इस साइड वाला मतलब आपके पास जो लेफ़्ट साइड वो होती है वेस्ट, और राइट साइड क्या होती है? ईस्ट, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, यहाँ लेफ़्ट साइड पे वेस्ट और राइट साइड पे ईस्ट। अच्छा, ये तो होगी डायरेक्शन। उसके बाद आप देखें, अभी जो मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या है? साउथ अमेरिका है,
ठीक है। फिर उसके साथ यहाँ पे ईस्ट में क्या है, यूरोप है, यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। और इसी तरह यूरोप के साथ ही, यूँ यूरोप के साथ ही है ये क्या है, एशिया, ठीक है। और एशिया के बिल्कुल यहाँ सामने क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहते हैं, ठीक है, ओशिनिया। आपने ये तरतीब याद रखनी है कि इस वेस्ट वाली साइड पे, ये वेस्ट है ना, ठीक है, वेस्ट वाली साइड पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। इसी तरह फिर इधर साथ यूरोप है, यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका। और फिर यूरोप के बिल्कुल साथ क्या है, एशिया है, ठीक है। और एशिया के सामने क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहते हैं। उसके अलावा सबसे नीचे यहाँ साउथ पे, साउथ में क्या है, अंटार्कटिक है, ठीक है। हमारे पास साउथ में क्या है, अंटार्कटिक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे ना, तो आपके माइंड में एक स्केच बैठ जाएगा कि अच्छा, नॉर्थ के नीचे साउथ अमेरिका है, फिर साथ यूरोप है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, और फिर साथ उसी के एशिया है, और एशिया के सामने ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक मैप बैठ जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ भी जाता है ना, वो आपसे पूछ लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, ठीक है, तो आप आंसर कर सकेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, यूरोप है। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ में क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में क्या है, साउथ अमेरिका है। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि साउथ, इसी तरह एशिया जो है, एशिया के वेस्ट में क्या है, तो आपको पता है कि एशिया के इधर वेस्ट में क्या है, यूरोप है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया के एशिया के साउथ में क्या है, तो एशिया के यहाँ नीचे साउथ में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी कॉन्टिनेंट की जो है वो डायरेक्शन बता सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अब हमारे पास ओशिनिया है, ऑस्ट्रेलिया। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या है, तो आपको पता है कि ऊपर वाली साइड क्या होती है, नॉर्थ होती है। तो इसके नॉर्थ में क्या है, एशिया। तो आप उसे आंसर कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया है, ठीक है। इसी तरह वो पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या है, तो आप देखेंगे नीचे वाली चीज़ क्या होती है, साउथ, नीचे डायरेक्शन साउथ है। तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या है, अंटार्कटिक है, ठीक है। क्या है ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, अंटार्कटिक है। अगर वो पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन वेस्ट बनती है ना, इस साइड वाली। आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में क्या है आपके पास, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या है, अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से जब आपको याद होगा ये सारी डायरेक्शन इनकी कि ये कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन बता सकते हैं कि उसके ईस्ट में क्या है या वेस्ट में क्या है। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि ओशंस का, जो मैंने अभी आपको 5 ओशंस का बताया है, पैसिफिक, अटलांटिक, ठीक है, इंडियन, साउथर्न, आर्कटिक। तो अब हम देखते हैं कि ये ओशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ना इधर साइड पे, वेस्ट साइड पे ये सारा एरिया भी क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। कौन सा ओशन है ये, पैसिफिक ओशन है। इसी तरह यहाँ ईस्ट में भी ये सारा ओशन कौन सा है, ये भी सारा ओशन पैसिफिक ओशन है, ठीक है। वेस्ट में भी, ईस्ट में भी कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद अब अगला ओशन देख लेते हैं, अटलांटिक ओशन। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और साउथ अमेरिका और ये इधर अफ्रीका के दरमियान, ठीक है, ये कौन सा ओशन है, ये सारा, ये वाला ओशन जो है ये अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है ये, अटलांटिक ओशन है,
ठीक है, ये आपने याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान भी अटलांटिक ओशन है और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान भी यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। उसके बाद है इंडियन ओशन कहाँ पे है, ये देखें अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका और एशिया के दरमियान ये जो यहाँ पे ये वाला ओशन है ना, ये वाला ओशन कौन सा है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान, ये जो है यहाँ तक ये सारा जो ओशन है ये कौन सा ओशन है, ये इंडियन ओशन है। उसके बाद है हमारे पास साउथर्न ओशन, ये जो अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पे ये सारा ये जो ओशन है ना, ये वाला सारा ओशन, ये कौन सा ओशन है, ये साउथर्न ओशन है, ठीक है, कौन सा ओशन है, ये साउथर्न ओशन है। उसके बाद एक ओशन रह गया हमारे पास आर्कटिक ओशन, ये जो ऊपर वाली साइड पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला सारा एरिया, ये वाला जो ओशन है, ये वाला सारा ओशन कौन सा है, ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ओशंस के बारे में कि यहाँ वेस्ट में भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ ईस्ट में भी कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, ये यूरोप और अफ्रीका इनके दरमियान कौन सा ओशन है, इनके दरमियान अटलांटिक ओशन है, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीका और एशिया, यहाँ पे कौन सा ओशन है, अफ्रीका और एशिया के दरमियान में, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये सारा इंडियन ओशन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और अफ्रीका और एशिया के दरमियान में ये सारा कौन सा है, इंडियन ओशन है। उसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर ये सारा ओशन कौन सा है, ये साउथर्न ओशन है, ठीक है। और इसी तरह ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे ओशन है, ये आपके पास कौन सा है, ये आर्कटिक ओशन है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ओशन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अंदर से अगर क्लास एंड हो जाए ना, मतलब क्लास बंद हो जाए, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जूम की टाइम लिमिट है, ठीक है। आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंट्स भी हो गए हमारे, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, अगर आपको ये बेसिक्स आ जाती हैं ना, तो आपको आगे कॉन्टिनेंट्स पढ़ने बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ने बहुत आसान हो जाते हैं। अब हमने जो अब डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करना है। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हम इसको पैरेलल लाइन भी कहते हैं, लैटिट्यूड्स को पैरेलल लाइन भी कहते हैं। और मैं आपको ज़रा फिगर से समझाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो लाइन, ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये सारी लाइंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, या हम इनको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स हो गई। अच्छा, यहाँ तक। उसके अलावा आपको पता है कि एक जो सर्कल होता है, ये पूरा मतलब इसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं। और ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आपको 0 डिग्री नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो 0 डिग्री पे ये जो दरमियान में ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड हम कहेंगे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है हमारे पास, इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये 23, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ है ना वो 23
0.5 डिग्री, या आप इसको कह सकते हैं 23 1/2 डिग्री के ज़ाविये पर एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है, यू टिल्टेड है। इसी तरह अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, यहाँ नॉर्थ की तरफ, तो एंगल ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम साउथ की तरफ आएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। उसके अलावा ना यहाँ पे आप देखें, जैसे ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या चीज़ें हैं? तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये ना यहाँ पे भी एंगल होता है 23 1/2 और ये इक्वेटर पे 0 हो गया, ठीक है। ऊपर जाकर 66 1/2, ठीक है, 66 1/2। तो अब जो 23 1/2 नॉर्थ की तरफ होगा, ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। 23 1/2 एंगल जो नॉर्थ की तरफ होगा, उस लाइन को हम, ये वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो यहाँ नीचे भी ये 23 1/2 है और यहाँ पे ये 66 1/2। अब जो 23 1/2 साउथ की तरफ होगा, ये नीचे साउथ पोल है ना, जो साउथ पोल की तरफ ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 23 1/2 नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 1/2 यहाँ साउथ की तरफ क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और हमारी ज़मीन पर जो सबसे लंबी लाइन है ना, वो कौन सी है? वो ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है। हमारी ज़मीन पर ये जो सबसे लंबी लाइन है वो है इक्वेटर। अच्छा, ये 23 1/2 आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है एक आर्कटिक सर्कल और ये है अंटार्कटिक सर्कल। अब ये क्या है? 66 1/2 नॉर्थ की तरफ ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। इसी तरह 66 1/2 साउथ की तरफ ये वाली लाइन है, इसको हम कहेंगे ये अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो हमारी पाकिस्तान की लोकेशन है ना, वो यहाँ पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, 24 डिग्री के लाइन पे है, यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन है। जूम मीटिंग बंद हो जाए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, ये हमारे पास ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सारी ये यूज़ होती हैं लोकेशन फाइंड करने के लिए, टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। आई होप आप लोगों को आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं आई तो मैं क्लास एट द एंड ऑफ क्लास में उसको समझा दूँगी। अच्छा, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जो आपके पास हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं, या मतलब या लोकेशन या डायरेक्शन। तो हम इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसमें जो डायरेक्शन है ना, आपको पता है कि टोटल एंगल कितने होते हैं? टोटल एंगल है 360। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल एंगल कितने हैं? 360 हैं। उसके बाद हमारे पास जब हमने अर्थ का सर्कमफेरेंस फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है 2πr, ठीक है। अर्थ का सर्कमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला है 2πr। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? ये हमारे पास कैलकुलेटेड है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना, वो हमारे पास है 6371 किलोमीटर, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, तो उसका मैं आपको बता रही हूँ। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करने का फॉर्मूला है 6371 किलोमीटर, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ है ये। तो अब हम सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है 2πr। तो यहाँ पे आप 2 की वैल्यू लिखिए, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास रेडियस कितना है? 6371। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपके पास सर्कमफेरेंस आएगा 40,000, ठीक है। सर्कमफेरेंस आपके पास आएगा 40,000। तो
तो जो एग्जैक्ट है ना वो एग्जैक्ट हमारे पास 40,075 है सर्कमफेरेंस जो हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो एंगल टोटल कितने हैं 360। जब आप 40,000 को 360 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 111.11 किलोमीटर। मतलब हम इसको 112 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 112 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होगा 112 किलोमीटर के इक्वल होगा 1 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब मैं आपको इस बात समझाती हूँ कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज़ इक्वल टू 112 किलोमीटर का मतलब क्या है। ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड की है, ठीक है। टोटल एंगल 360 थे, पहले हमने सर्कमफेरेंस फाइंड किया, उनको एंगल पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है 112 किलोमीटर के इक्वल है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैप के अंदर ये देखें, जैसे ही हम यहाँ से इक्वेटर से आगे 1 डिग्री मूव करते हैं, ठीक है, 1 डिग्री मूव करते हैं आगे, तो इसका मतलब है कि हमने 112 किलोमीटर फासला तय कर लिया है। समझ आ रही है कि जब आप मैप में ये 0 डिग्री है ना, ठीक है, ये इक्वेटर वाली लाइन क्या है 0 डिग्री है, ये इक्वेटर वाली लाइन। तो जब आप यहाँ से 1 डिग्री मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 112 किलोमीटर का फासला तय किया। इसी तरह फिर आगे जब 2 डिग्री पे जाएंगे तो मतलब आपने और 112 कवर कर लिया। फिर 3 डिग्री पे जाएंगे, इसी तरह आपने 112 और कवर कर लिया। क्लियर हो रही है बात मेरी? उसके बाद ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो अर्थ है ना, अच्छा एक चीज़ और रहती है अभी हमारे पास, इसमें देखें ज़रा, ये जो एरिया होता है ना, ये आपको पता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है और ये वाली कौन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ये वाला एरिया होता है ना हमारे पास, ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला जो एरिया है हम इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है टॉरिड जोन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला जो एरिया है ना हम उसको कहते हैं टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। इसी तरह ये जो ट्रॉपिक ऑफ, ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखें कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है और ये वाली लाइन कौन सी है आर्कटिक सर्कल। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक के दरमियान ये वाला इलाका है, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न, वैसे हम इसको टेम्परेट जोन कहते हैं, लेकिन ये ऊपर नॉर्थ की तरफ है ना तो हम इसको कहेंगे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ की तरफ है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के जो दरमियान वाला इलाका है ना हम इसको कहेंगे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। इसी तरह देखें नीचे, ये आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये अंटार्कटिक सर्कल है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान वाला ये जो एरिया है ना, इसको क्योंकि अब ये साउथ की तरफ है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे साउथर्न टेम्परेट जोन, ठीक है। हम इसको कहेंगे साउथर्न टेम्परेट जोन। अच्छा, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एरिया रह गया, एक ये वाला एरिया रह गया ऊपर की तरफ और ये यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा एरिया रह गया। तो ये भी, इसको भी हम बोलते हैं पोलर जोन, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा एरिया है और ये नीचे वाला भी हम इसको भी बोलते हैं पोलर जोन, ठीक है। ये कौन सा जोन है, ये पोलर जोन है। आई होप सो आप लोगों को ये सारे एरियाज़ क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ बाय 2 वेज मूव करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ मूव बाय 2 वेज, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रोटेशन क्या है। अब जो अर्थ अपना चक्कर मुकम्मल करती है ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोटेशन कहते हैं, अबाउट इट्स एक्सिस।
अपने एक्सिस के दरमियान जो अर्थ अपना चक्कर मुकम्मल करती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। और जो अर्थ की रोटेशन है ना वो एक मतलब कितने कब चक्कर मुकम्मल करती है अपना 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, 23 घंटे और 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स में, ठीक है, अपनी रोटेशन जो है वो मुकम्मल करती है। मतलब हमारे पास एक दिन ही हो जाता है। तो जो डेज़ एंड नाइट जी जूम आपको पता है कि जूम का टाइम लिमिट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से जो क्लासेस है ना या तो गूगल मीट पर या फिर जो है वो गूगल मीट पे क्लासेस होंगी या फिर आपकी जो है वो यूट्यूब पे लाइव आके मैं क्लास लूँगी, ठीक है। तो आपको आइंदा से ये इशू नहीं होगा जो क्लास दोबारा से ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रही थी, रोटेशन पढ़ा रही थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अर्थ जो है वो 2 वेज़ के ज़रिए मूव करती है, एक तो रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है ना उसको हम कहते हैं रोटेशन। और एक मतलब वो बन जाता है 23। अच्छा, इसमें ना आपने अब एग्जैक्ट फिगर याद रखना है कि 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। आपने ना ये एग्जैक्ट याद करना है। फिर डेज़ एंड नाइट्स जो है ना वो हमारे होते हैं आर ड्यू टू रोटेशन। ये भी MCQs पूछा जाता है आपसे पेपर में, एग्ज़ाम में, कि जो डेज़ एंड नाइट्स हैं वो किसकी वजह से हैं, रेवोल्यूशन की वजह से हैं या रोटेशन की वजह से हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये रोटेशन की वजह से हैं। और हमारी जो अर्थ मूव करती है ना वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ये भी याद रखना है। मतलब इसकी जो रोटेशन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है। अर्थ मूव रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट और इसकी जो रोटेशन है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद हम रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। अब रेवोल्यूशन जो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ठीक है। रेवोल्यूशन किसे कहेंगे कि जो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और कितने डेज़ में अपना चक्कर मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द? इन 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे में वो अपना एक चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द पूरा करती है। इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ईयर्स और सीजन्स, जो हमारे पास साल हैं या जो सीजन्स हैं वो किसकी वजह से हैं? वो ड्यू टू रेवोल्यूशन की वजह से हैं। ये आपने याद रखना है कि डेज़ एंड नाइट्स ड्यू टू रोटेशन, ईयर्स एंड सीजन्स आर ड्यू टू रेवोल्यूशन। अच्छा, इसके और भी बड़े इफेक्ट्स होते हैं, एपहेलियन और एप्सिस, पेरिहेलियन, और इसके अलावा इक्विनॉक्स जो आपके पास होता है, समर इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स। ये सारी चीज़ें ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एवरीडे साइंस में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये आपने याद रख लिया। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, हमारे पास जो होता है हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर आपको पता है कौन सा ईयर होता है? जिसमें आपके पास फरवरी के जो होते हैं वो 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। फरवरी के कितने डेज़ होते हैं आपके पास? 29 डेज़ होते हैं। तो लीप ईयर हर 4 साल बाद होता है, हर 4 साल बाद होता है। तो वो कैसे, मतलब फरवरी के 29 दिन हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखें 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, 6 घंटे। अब 365 दिन का तो एक साल हो गया, 365 दिन का क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। अब ये जो इजाफी 6 घंटे हैं ना, 4 साल बाद कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 साल बाद कितने घंटे हो जाएंगे? 6 4 24। तो अब जो 6 4 24 घंटे का क्या होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक हो गया। तो 24 घंटे का जब एक दिन होता है तो जो चौथा साल होगा वो कितनी डेज़ का होगा? हर जो चौथा साल होगा वो कितने डेज़ का होगा? वो 366 डेज़ का होगा। आपको मेरी बात क्लियर होगी कि जो हर चौथा साल होगा वो कितने डेज़ का होगा? वो 366 डेज़ का होगा। तो आप इस बात से क्लियर हो जाते हैं कि इसलिए जो हर 4 साल बाद फरवरी के 29 दिन होते हैं।
और उस ईयर को हम क्या कहते हैं, उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, हमारे पास पिछला 2020 का था और अब जो 2024 है ये भी हमारे पास जो था वो लीप ईयर था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 365 दिन का एक साल होता है और ये जो इजाफी 6 घंटे होते हैं, 4 साल बाद ये 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे का एक दिन होता है। तो हर चौथा साल कितने डेज़ का होता है, 366, इसलिए हम उस साल को क्या कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा ना वो होगा 2028 में। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वो तो हो गया लैटिट्यूड्स। अब हमने डिस्कस करना है लॉन्गिट्यूड्स। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस, या हम इसको मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस या फिर मेरिडियन। ये देखें, ये वर्टिकल लाइंस है, ये हमारे पास ग्लोब है, सॉरी ये देखें, ये जो लाइंस है ना ये सारी, ये आपके पास ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये जो है ना ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हमारे पास ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारे पास प्राइम मेरिडियन कहलाएगी। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। अब इसी तरह ये वाली जो सारी लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस होंगी, ये सारी हमारे पास क्या है, ये सारी हमारे पास मेरिडियन है, या हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये सारी क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, या हम इसको कहते हैं मेरिडियन। अच्छा, हम ज़रा जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन, या हम इसको कहते हैं GMT लाइन। GMT लाइन एब्रीवेशन है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, ग्रीनविच आपको पता है यूके में, लंदन में। तो ये जो हमारे पास AM PM होते हैं, AM PM, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। ठीक है, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन और AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। ठीक है, अब ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ना, ये 8 कंट्रीज़ में से गुजर रही है। ठीक है, कितने कंट्रीज़ में से गुजर रही है, 8। ये आपने याद रखना है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घना। इसकी यूं ही सारी जो है ना वो अरेंजमेंट है। जैसे कि आप इसमें देखें कि ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये वाली 8 कंट्रीज़ में से गुजर रही है। पहले यहाँ ऊपर यूके है, फिर फ्रांस है, ठीक है, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, इसी तरह मैंने जो आपको बाकी बताए हैं वो सारे इसी तरह नीचे। तो जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ये टोटल कितने कंट्रीज़ में से गुजर रही है, ये टोटल 8 कंट्रीज़ में से गुजर रही है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अब इस दिन एक बात ये है कि जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इससे हम लोकेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इससे हम लोकेशन फाइंड करते हैं। आपको पता है कि अब हम लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि टोटल एंगल कितने हैं, 360 हैं। ठीक हो गया, और टोटल टाइम अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ की जो रोटेशन है वो उसका टोटल टाइम कितना है, 24 घंटे है। ठीक हो गया, और 24 घंटे है तो 24 में कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो जब हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1440 मिनट्स। मतलब कि एक दिन में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास, 1440 मिनट्स होते हैं। तो जब आप 1440 को 360 पे डिवाइड करते हैं ना, तो आपके पास आंसर आता है 4 मिनट। मतलब कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल है, 4 मिनट के इक्वल है। ठीक हो गया कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल है, 4 मिनट के इक्वल है। अब जैसे कि मैं आपको इधर बताऊं, इसके अंदर
अब ये यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री था। अब यहाँ से हम जाएंगे 1 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल अगर आ जाएगी, हम एग्जांपल दे रही हूँ, तो मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल होगा? ये 1 डिग्री है, समझ लें। मैं वैसे आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है? 4 मिनट के इक्वल है। इसी तरह अगर हम कहें कि 5 डिग्री किसके इक्वल है, तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो 5 डिग्री है वो किसके इक्वल है? 20 मिनट। कि अगर आपने 5 डिग्री यहाँ से फासला तय किया है तो मतलब आपने 20 मिनट का फासला तय किया है। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? इसी तरह 15 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? 4 मिनट के है। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा होता है। 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। मतलब कि अगर आपने यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आपने यहाँ पे 15 डिग्री फासला तय किया है तो मतलब आपने कितना फासला तय कर लिया है? आपने 1 घंटे का फासला तय कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह 75 डिग्री अगर हम कहें 75 डिग्री तो वो बनते हैं 5 घंटे। 75 डिग्री के क्या बनते हैं? 5 घंटे। जो पाकिस्तान का टाइम है ना, ये MCQs आया हुआ है, वो है GMT +5। कैसे हम टाइम का हिसाब लगाते हैं? ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, हम उससे 5 घंटे आगे हैं। +5 का मतलब होता है कि ये जो UK का जो टाइम है, लंदन का जो टाइम है, हम उससे 5 घंटे हमारा टाइम क्या है? आगे है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस होगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ वेस्ट की तरफ, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। मतलब कि अगर कोई कंट्री यहाँ पे है और कोई कंट्री यहाँ पे है तो हम कह सकते हैं कि इसका टाइम इससे क्या है? ज़्यादा है, मतलब ये इससे आगे है। और ये वाला कंट्री इससे क्या है? मतलब आगे है। और ये वाला कंट्री इससे पीछे है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि टाइम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं, इक्वाटोरियल कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ जिसमें से इक्वेटर गुज़रता है। अभी हमने वो डिस्कस किया था कि जिसमें से प्राइम मेरिडियन गुज़रती है। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वाटोरियल कंट्रीज़। आप लोग काइंडली ना ये जो देखें, ये फ्री सेमिनार है, ये मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए दे रही हूँ कि आपको ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसे जितना ले होता है लें, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप वो भी देख लीजिएगा। अभी तो मैंने हिस्ट्री भी पढ़ानी थी, लेकिन आई थिंक सो आप लोग इतना ही पढ़ना चाह रहे हैं शायद। चलें, ज्योग्राफी तो पढ़ते हैं ना। इक्वेटर जो है ना, वो टोटल कितनी कंट्रीज़ में से गुज़रता है? वो टोटल 13 कंट्रीज़ में से गुज़रता है। ठीक है, अब मैं लाइव क्लास में, अपनी डेली की क्लास में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, उसमें कम ही पढ़ते हैं। इक्वाटोरियल कंट्रीज़ जो है, ये 13 कंट्रीज़ में से इक्वेटर गुज़र रहा है। अच्छा, अब उसमें जो हमारे पास साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, इसके टोटल 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर गुज़र रहा है। ठीक है, क्या है? इसके टोटल 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें से जो है वो इक्वेटर गुज़र रहा है साउथ अमेरिका के। कौन कौन से हैं? सॉरी, ये इक्वेटर लिखा गया, ये यहाँ पे है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर है, ये इक्वेटर नहीं है। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका के जिसमें से इक्वेटर गुज़र रहा है। इसको आप याद रख सकते हैं ECB से। ECB से आप इसको याद रख सकते हैं। E से इक्वाडोर, C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ में से इक्वेटर गुज़र रहा है। इसी तरह एशिया के 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर गुज़र रहा है, इंडोनेशिया और मालदीव्स।
ये आपने याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेपर में ना पूछी गई हो। इसी तरह अफ्रीका के 7 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका के टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर गुजर रहा है। उसमें साओ टोमी है, गैबून है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। अच्छा, कॉन्गो, यहाँ पे ना हमारे पास अफ्रीका में कॉन्गो रिवर भी है। आपसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा रिवर है जिसमें से इक्वेटर 2 दफ़ा गुजरता है, तो वो कॉन्गो रिवर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसको याद करने का जो ट्रिक है उसको आप यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं, सा गर दू के एस। सा से साओ टोमी, जी से गैबून, जी ए से गैबून, आर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, के से कीनिया, एस से सोमालिया, ठीक है। इसको याद करने का ऐसे ट्रिक है, सा गर दू के एस। और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें से इक्वेटर गुजर रहा है, वो है किरिबाती। अच्छा, अब मैंने टोटल कितने पढ़ाए? साउथ अमेरिका के कितने थे? 3। एशिया के कितने थे? 2। अफ्रीका के कितने थे? 7। और ऑस्ट्रेलिया का कितना था? 1। 3 2 5 और 7 12 और 1 13। टोटल 13 कंट्रीज़ हो गए जिसमें से इक्वेटर गुजर रहा है। तो आपने इस तरीके से याद करना है। ये भी याद रखना है कि किस कॉन्टिनेंट के कितने कंट्रीज़ में से जो है वो इक्वेटर गुजर रहा है। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें, ये आपके साथ मैंने फिगर शेयर की हुई है जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि इन कंट्रीज़ में से जो है वो इक्वेटर गुजर सकता है। ये देखें, ये आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, आपके पास ये वाली लाइन है, ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो ये देखें, ये कंट्रीज़ कोलंबिया, इक्वाडोर, साओ टोमी, ब्राज़ील, गैबून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, डेमोक्रेटिक, कीनिया, मालदीव, इंडोनेशिया। ये टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जिनमें से इक्वेटर गुजर रहा है। अच्छा, उसके बाद ना हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड आपको पता है कि ऐसे खुश्की का कितना होता है जिसके चारों साइडों पर क्या होता है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, और ये दरमियान में क्या है? ये लैंड है, ठीक है। तो खुश्की का एक छोटा सा पीस जिसके चारों साइडों पर पानी हो, हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड। और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ना, वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और आप देखें, ग्रीनलैंड ये कहाँ पे है? डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क में है। और पॉलिटिकली देखा जाए ना, तो ये किसका पार्ट है? ये यूरोप का पार्ट है। काइंडली अपने या उनको पता होगा कि इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम था, फिर उसके बाद गजनवी का दौरे हुकूमत आया, फिर उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का आया, ठीक है। तो हम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बाद फिर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। तो हम थोड़ा सा ना शहाबुद्दीन गौरी को देख लेते हैं। शहाबुद्दीन गौरी जो है ना, ये सैफुद्दीन का बेटा था, ठीक है। और इन्होंने ना 1173 में गजनी पर हमला किया था और उसे फिर फतह कर लिया था। और ये गौर का इलाका है, वहाँ से थे ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। फिर जब गौरी फौत हो गया ना, इसी के ना ग़ुलाम थे दिल्ली मतलब जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था ना, इसी के ही ना ग़ुलाम थे आगे। उसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, उसमें नासरुद्दीन का बादशाह था, ताजुद्दीन था, बख्तियार खिलजी था, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि जब गौरी फौत हो गया ना, तो उसके बाद ये सारे फिर आज़ाद हो गए थे और उन्होंने अपनी अपनी हुकूमत बना ली थी। अब जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत, इसका जो टोटल टेन्योर है
वो हमारे पास है 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। फिर आगे 1526 में ना फिर आगे मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का हमारे पास 1206 से 1526 तक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो कैपिटल था ना, मतलब जो इनका दारुल हुकूमत था, वो कौन रहा था? वो दिल्ली रहा था, ठीक है। दिल्ली कैपिटल कौन सा रहा? दिल्ली। और इन्होंने अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, वो सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान फ़िरोज़ शाह, मतलब सारे इनके नाम के आगे क्या लगता था? सुल्तान। तो आपने याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का टेन्योर 1206 से 1526 तक था। इनके डायनेस्टी के दौरान कैपिटल जो रहा था वो दिल्ली रहा था, और इन्होंने अपने ये जो लफ्ज़ यूज़ किया था ना, वो सुल्तान का लफ्ज़ यूज़ किया था। अच्छा, इसमें ना टोटल 5 डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है। 5। सबसे पहली ममलूक डायनेस्टी, इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सारे ग़ुलाम थे, ठीक है। सारे क्या थे? ग़ुलाम, मतलब जो हुकूमत कर रहे थे वो पहले, मतलब दौरे ग़ुलामा भी इसको कहते हैं। इसमें सारे ग़ुलाम थे। इनका जो टेन्योर था ना, वो 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी थी। फिर खिलजी डायनेस्टी, ये दिल्ली सल्तनत में ये 5 डायनेस्टीज़ हैं, 5 दौरे हुकूमत हैं। फिर जो खिलजी डायनेस्टी थी ना, उसका टेन्योर है 1290 से 1320। फिर जो तुगलक डायनेस्टी है ना, इसका है 1320 से 1414। सैयद डायनेस्टी का है 1414 से 1451, और लोधी डायनेस्टी का है 1451 से 1526। जी, ममलूक डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, इन डायनेस्टीज़ को याद करने का ना एक ट्रिक है। आप SKTSL, स्कर्टसल, आप इससे याद रख सकते हैं। स्कर्टसल। S से स्लेव डायनेस्टी, K से खिलजी डायनेस्टी, T से तुगलक डायनेस्टी, फिर S से सैयद डायनेस्टी, और L से लोधी डायनेस्टी, ठीक है। आप इसको यूँ स्कर्टसल से याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 अब हम सारी जो हैं वो डायनेस्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये उसी का ही है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को देखते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी का जो हमारे पास टेन्योर है वो भी हमने पीछे पढ़ा है, 1206 से 1290 तक था। अब जो पहला स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन का जो टेन्योर है ना, वो 1206 से, ये 1290 नहीं है, 1206 से 1210 तक है। सिर्फ 4 साल इसने हुकूमत की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? सिर्फ 4 साल हुकूमत की थी। और ये क्या था? फर्स्ट मुस्लिम रूलर था हिंदुस्तान का। ये बहुत दफ़ा MCQs पूछा गया है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ हिंदुस्तान। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको लाहौर में, इसका मतलब ताज पहनाया गया, ठीक है। फिर ये दिल्ली आ गया। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है लख बादशाह, ठीक है। टाइटल इसका क्या है? लख बादशाह है। इसने कुतुब मीनार बिल्ड करवाया। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेपर में ना पूछी गई हो। कुतुब मीनार, क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार इज़ बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, ये डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, कैसे मरा? पोलो मतलब चुगान खेलते हुए मरा था। वो जो घोड़े पे बैठ के नहीं खेलते हैं, वो होती है पोलो। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा हुक्मरान था जो वाइल प्लेइंग पोलो, मतलब पोलो खेलते हुए मरा? तो वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके अलावा ये लाहौर में दफन है, अनारकली बाज़ार में, ठीक है। ये कुतुब मीनार है। अच्छा, इसका ना एक मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देती हूँ। इसका जो बख्तियार का, इसने जो कुतुब मीनार बिल्ड करवाया था ना, वो इसने बख्तियार काकी के नाम पर जो था वो बिल्ड करवाया था। किसके नाम पर बिल्ड करवाया था? बख्तियार काकी। अच्छा, आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो बख्तियार काकी था, इसका ताल्लुक़ किस सिलसिले से था?
तो इसका जो ताल्लुक़ था ना वो चिश्तिया सिलसिले से था। मैं ना जब रेगुलर क्लासेस लूँगी ना तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि चिश्तिया सिलसिला के अंदर कौन कौन से मतलब आते हैं, और सहरवर्दिया सिलसिला के अंदर कौन कौन से आते हैं, नक्शबंदी सिलसिले के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है जी। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम भी इसने बनवाई थी और कुतुब मीनार भी। जो चीज़ें रह गई हैं वो खुद आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अब थोड़ा बहुत तो ऐसे हो ही सकता है। अच्छा, उसके बाद ना 1210 में जब ये मर गया ना तो उसके बाद आराम शाह था, या आराम शाह कह लें, आराम से याद कर लें कि ये बहुत लेज़ी था। ठीक है, आराम से आप याद कर सकते हैं कि बहुत लेज़ी था। इसके बाद इसका बेटा हुकूमत में आता है, मतलब ये बहुत लेज़ी था तो सिर्फ 1210 से 1211 सिर्फ इसने 1 साल ही हुकूमत की थी। उसके बाद ना फिर अल्तमश आ गया था। ठीक है, अल्तमश ये सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश है ना, इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक हो गया। अल्तमश का टेनोर कितना है? 1211 से 1236। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सलेव डायनेस्टी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, तो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का है, लॉन्गेस्ट टेन्योर इन स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के अंदर लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? शमसुद्दीन अल्तमश का है। अच्छा, अब इसने काम क्या किए थे? एक तो इसने चालीसा बनाई थी, मतलब 40 लोगों की ना इसने काबीना बनाई थी। ठीक है, फिर इसने टंका करेंसी लॉन्च की, और जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ना उसको कंप्लीट भी इसने किया था। ठीक है जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद 1230 में ना 1233 में एक होता है गुलाम, होता है बलबन। ये खरीदता कौन है? ये 1233 के अंदर ना वो गुलाम खरीदता है बलबन, और उसको अपने चालीसा में शामिल कर देता है। बाद में जाकर ना यही बलबन फिर हुक्मरान बनेगा। काइंडली अपने माइक ऑफ कर लिया करें। अच्छा, अल्तमश के बाद ना हमारे पास है रज़िया सुल्ताना। ठीक है, रज़िया सुल्ताना जो थी ना ये अल्तमश की बेटी थी, डॉटर ऑफ अल्तमश। अल्तमश की बेटी थी रज़िया सुल्ताना। ये फर्स्ट वुमेन सुल्तान थी हिंदुस्तान की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली वुमेन सुल्तान हिंदुस्तान की कौन थी, तो वो रज़िया सुल्ताना थी। इनका जो टेन्योर है ना वो 1236 से लेकर 1240 तक है। इनका जो टेन्योर है, रज़िया सुल्ताना का जो टेन्योर है वो 1236 से 1240 तक है। उसके बाद है नासरुद्दीन महमूद। इसका टेन्योर 1246 से 1266 तक, और ये रज़िया सुल्ताना का ना छोटा भाई था। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ये छोटा भाई था, ये बड़ा सूफ़ी तबीयत का आदमी था। ठीक है, इसे बलबन ने हुक्मरान बनवाया था। अच्छा, फिर नासरुद्दीन महमूद के मरने के बाद ना फिर बलबन हुकूमत में आता है, गियासुद्दीन बलबन। इसका जो टेन्योर है ना वो 1266 से 1287 तक है। ये कहा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो वो गियासुद्दीन बलबन था। इसने ब्लड और आयरन पॉलिसी दी थी, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस। इसके अलावा इसने मंगोल पॉलिसी दी थी। इसके ना 2 बेटे थे, एक मोहम्मद खान और एक बगरा खान। ठीक है, फिर बगरा खान का आगे बेटा था मुइज़ुद्दीन काकाबाद। फिर बलबन के बाद ना मुइज़ुद्दीन काकाबाद हुकूमत में आता है, और इसका जो टेन्योर है ना वो 1287 से लेकर 1290 तक है। ठीक है, और ये लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। कौन था? गियासुद्दीन बलबन लास्ट रूलर था। उसके बाद ना इसी का ही मुइज़ुद्दीन काकाबाद का ना एक जर्नेल होता है मलिक फ़िरोज़। ये फिर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेता है, और उसके बाद ये फिर जो है ना खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। ठीक है, मलिक फ़िरोज़ क्या करता है? खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। खिलजी डायनेस्टी का जो टोटल टेन्योर है ना वो 1290 से 1320 तक है। इसके अंदर ना टोटल 3 हुक्मरान थे, जलालुद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, ये वही था मलिक फ़िरोज़, अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। इसका जो टेन्योर है ना वो 1290 से 1296, 6 साल हुकूमत की थी। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना वो अलाउद्दीन खिलजी है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर है ना वो 1296 से 1316 तक है। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, ठीक है। इसको हम अलेक्जेंडर वन भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंडर वन भी कहते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिस्ट था, बड़ा मजबूत बादशाह था, ठीक है। ये इसने पटवारी सिस्टम दिया, फिर इसने दक्कन पॉलिसी दी, मार्केट में ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आया, प्राइस कंट्रोल सिस्टम इसने दिया, मतलब प्राइस को जो है वो कंट्रोल किया, फिक्स कर दिया। कोहिनूर इसने हासिल किया, ठीक है। और मंगोलों को भी इसने जो है वो शिकस्त दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इनका जो है ना ये है ये वाला, ये भी देख लेते हैं। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, 4, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। इसने ना अपने पास हिंदू लड़के रखे हुए थे। उसमें एक का नाम था खुसरू खान। नाम क्या था? खुसरू खान। ये क्या करता है, ये मुबारक शाह खिलजी को कत्ल कर देता है और तख्त पर कब्जा कर लेता है। फिर आगे खुसरू खान का ही एक जर्नैल होता है, खुसरू खान का ही जर्नैल होता है गाजी मलिक। यह आपने याद रखना है कि खुसरू खान का एक जर्नैल होता है गाजी मलिक। वो फिर क्या करता है 1320 में ना इसको कत्ल कर देता है और हुकूमत पर कब्ज़ा करके फिर ये तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखता है, ठीक है। गाजी मलिक क्या करता है? तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। ये जो आपके पास है ना गियासुद्दीन तुगलक, ये गाजी मलिक ही है। इसका असल नाम क्या था? गाजी मलिक, ठीक है। ये 1325 में फोत हो गया था, मतलब ये ना वुडन पवेलियन से गिरकर मरा था। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा हुक्मरान था जो वुडन पवेलियन से गिरकर मरा था, तो वो गियासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद इसी का ही बेटा होता है मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। ये हुकूमत में आता है, इसके बारे में हम ज़रा पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह तुगलक, इसका जो टेन्योर है ना वो 1325 से लेकर 1351 तक है। इसका जो रियल नेम था इसका जूना खान, यह आपने याद रखना है। जूना खान मोहम्मद शाह तुगलक का रियल नेम था। उसके बाद इसका टाइटल क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। कैपिटल, अच्छा, इसने अपनी दौरे हुकूमत में क्या किया था? इसने कैपिटल दिल्ली से चेंज करके ना दौलताबाद कर दिया था, ठीक है। इसने अपनी टेन्योर के अंदर इसने जो कैपिटल रखा ना वो दौलताबाद रखा। अच्छा, इसी के दौर में ना इब्ने बतूता हिंदुस्तान आया था और जो है वो मोरक्को से आया था, ट्रैवलर था, ठीक है। और इब्ने बतूता का असल नाम क्या था? इब्ने बतूता का असल नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था, ठीक है। इब्ने बतूता का असल नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था। अच्छा, उसके बाद सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक था। इसका टेन्योर 1351 से 1388 तक था। इसने कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इरिगेशन इंट्रोड्यूस करवाया। 1388 में ये मर गया था और ये फ़िरोज़पुर में दफन है। इसके बारे में बस आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद आ जाती है सैयद डायनेस्टी। इसको हम सादात ख़ानदान भी कहते हैं, सादात। इसका जो टेन्योर है 1414 से 1451। इसकी बुनियाद किसने रखी थी? इसकी बुनियाद खिज़र ख़ान ने रखी थी। अब इसके ये सारे आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद खिज़र ख़ान के बाद मुबारक शाह आया, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन शाह आया, ठीक है। ये बस आपने इसके नाम और इसके टेन्योर याद रख लेना। लास्ट है हमारे पास लोधी डायनेस्टी। ये 1451 से 1526 तक थी। इसका जो फाउंडर था ना वो था सुल्तान बहलूल लोधी। 1451 से 1489 तक रहता है। इसका दिल्ली, अगर पूछा जाए ना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, तो वो सुल्तान बहलूल लोधी का था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर। फिर सिकंदर लोधी आता है और इसका टेन्योर 1489 टू 1517 है। ये आगरा सिटी, इसने आगरा सिटी बनाया और फिर इसे अपना कैपिटल बना लिया, ठीक है। फिर इसे उसने क्या किया? अपना कैपिटल बना लिया।
इसका जो आखिरी हुक्मरान था वो था इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 के अंदर बाबर के दरमियान और इब्राहिम लोदी के दरमियान, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में होती है ये पानीपत के मकाम पर, जिसमें क्या करता है बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे देता है और फिर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखता है, ठीक है, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखता है। बस आज हमने अपने सेमिनार में इतना ही डिस्कस करना था हिस्ट्री का। ये आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है। CTD कॉर्पोरल का टेस्ट जो है ना वो आपका इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, हिस्ट्री भी पढ़ाई है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सेशन जो है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट है। जो लोग भी रजिस्टर होना चाहते हैं वो मुझसे जो इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनबॉक्स में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। 2 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें जो है या तो आप 1500 पर मंथ, या अगर आप एक ही दफ़ा में पे करना चाहते हैं तो आपकी 2500 फ़ीस होगी, ठीक है। ये हमने 2 पैकेजेस रखे हैं कि जो एक दफ़ा में ना पे कर सके उसके लिए फिर 1500 पर मंथ है, और जो एक ही दफ़ा में पे करना चाहे वो 2500 पे करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकता है। 2 मंथ्स का सेशन है। आप अपने नोट्स खुद बनाया करेंगे और वीकली टेस्ट हुआ करेंगे आपके साथ। हम आपको इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर्स का फ्री सेशन दे रहे हैं। ये मैंने स्केड्यूल बना लिया है, ठीक है। इस तरह हम रोज़ जो क्लास में है वो 2 डिस्कस किया करेंगे, मतलब हम जो कल से पढ़ेंगे ना वो इंग्लिश और पाक स्टडीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश और पाक स्टडीज़। ये मैंने ये सारा बना लिया है। इसी तरह उसके बाद फिर मैथ और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्केड्यूल है। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट ये 1 मंथ का स्केड्यूल है, फिर जो नेक्स्ट मंथ का है उसमें इसी तरह फिर हम उर्दू के साथ करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर लेंगे। करंट अफेयर्स भी इंशाल्लाह मैं आपको जनवरी 2023 से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर्स करवाऊँगी, ठीक है। तो यही था, अगर आप लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो हैं वो कल तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इतना होप सो। बाकी व्हाट अबाउट SN-GAT टेस्ट? SN-GAT जो है वो तो अभी उसकी 5 अगस्त लास्ट है, तो उसके बाद 2 महीनों के ही होगा। उसके लिए आपके पास अभी काफ़ी इनफ टाइम है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, वरना मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, ठीक है। कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कर लें। बस अब्दुल्ला 2 मिनट। जी ठीक है, चले मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। तो आप लोग अगर कोई अब करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो वो इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। ये SN-GAT की प्रिपरेशन के लिए भी है, इसके अलावा CTD कॉर्पोरल के लिए भी है, और बाकी जितने भी GK एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए। चलें ठीक है। अब आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।